हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आपका जो मेरा टॉपिक है वो एडवांस न्यूमेरिकल है। आज ही मेरा लास्ट है संधारित्र का। तो जो हम इस बात को मैं बताना चाहूँगा, जितनी भी मतलब कंसेप्ट न्यूमेरिकल बन सकते हैं आज हम लोग देखेंगे डायग्राम थ्रू जितने भी सिस्टम होते हैं। और इसके पहले आप वीडियो को फुल एचडी में कर लें और सबसे पहले आपको लाइक भी करना है और आपको सब्सक्राइब भी करना है। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। तो दिए गए परिपथ में क्या पूछ रहा है कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है और 4 माइक्रोफैरड के बीच में आपको विभवांतर ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत एडवांस भी है और ऐसे न्यूमेरिकल को आपको बिल्कुल ही समझाना चाहिए, ताकि अगर आपको थोड़ी सी कंसेप्टली है आपको समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम एक एक बात बताते हैं, आपको पहले एक एक बात को यहाँ पर समझना होगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड हम सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर समांतर श्रेणी में जुड़ा हुआ है। अगर ये समांतर श्रेणी में जुड़ा हुआ है तो हम अगर नहीं पहचान पा रहे हैं ऐसा क्या वजह है कि समांतर श्रेणी में जुड़ा है, तो आप धारा पर जाइए। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर धारा को नहीं देखी जाती है, लेकिन ये संधारित्र होने के नाते यहाँ पर धारा नहीं देखी जाती है। लेकिन हम आपको समझाने के लिए धारा के बारे में हम लेकर चल रहे हैं। तो जो धारा इसमें जाएगी वो धारा घूम करके इसमें नहीं जा पाएगी, इसमें भी नहीं जाएगी। ये आगे जा करके फिर आगे बढ़ करके फिर ये बैटरी में चला जाएगा। बात समझ में आ गया ना। इसका मतलब ये है कि इसमें भी धारा, इसमें भी धारा, इसमें भी धारा, दोनों सभी धारा अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि ये धारा क्या है, वो धारा अलग अलग होने के नाते ये तीनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। और समांतर क्रम में जैसे ही होगा तो संधारित्र को समांतर क्रम में डायरेक्टली ही जोड़ देते हैं। अगर आप डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो इसका मतलब इनको जोड़ने के बाद 3 3 6 और इसके बाद 9, यानी इन तीनों को जोड़ने के बाद 9 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो आप चाहोगे ना तो इनकी जगह पर आप दूसरा परिपथ बना सकते हो 9 माइक्रोफैरड का। पहले आप ये देखोगे यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 18 माइक्रोफैरड में, लेकिन इसी के साथ साथ में ये अगल में मतलब साथ में जुड़ा हुआ है 9 माइक्रोफैरड। ये टोटल जोड़ने के बाद 9 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर साथ में जोड़ दे रहे हैं 9 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से फिर देखेंगे ये आगे आ जा रहा है। तो फिर ये इसी आगे की देखिए आगे जा करके यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड यहाँ पर ये जुड़ गया है। अरे हाँ है ना, ये है आपका ये 6 माइक्रोफैरड। अब फिर इसी के आगे 4 माइक्रोफैरड भी अभी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। अब इसको आगे फिर बैटरी जोड़ देंगे यहाँ पर ये। तो हो ना हो आपको ये परिपथ जो है 2 वोल्ट से ये परिपथ वही है, लेकिन यहाँ पर हम सबको जोड़ करके 9 माइक्रोफैरड का मैं इकट्ठा कर दिया हूँ। आप ये बात देख पा रहे होंगे। तो अगर हम इसको ए और इसको क्या बोल दूंगा बी। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम क्यों है? क्योंकि जो धारा इसमें जाएगी वही धारा बहते हुए इसमें भी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ इसमें आवेश सेम होगा। बस यही इसमें बात समझना है। जब इसमें धारा आवेश सेम होगा तो धारा सेम होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है आपका ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में है। इस श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं बल्कि फार्मूला के अनुसार जोड़ते हैं यहाँ पर। इसका मतलब फार्मूला यहाँ पर जोड़ने के लिए क्या कहता है, 1/18 इक्वल टू यहाँ पर 1/c मान लीजिए, प्लस में 1/9। अब इसको ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए ताकि नीचे का 18 बन जाए। तो यहाँ नीचे आपका 18 हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर रखेंगे 2 है, तो 1/c है। तो 1/c का मान यहाँ पर आ जाएगा 3/18। अब पूरे का पलटी कर देंगे तो c/18/3 हो जाएगा। कट जाने के बाद 6 माइक्रोफैरड में यहाँ पर ये आ जाएगा। तो हम उम्मीदन हम ये बात कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ने के बाद 6 माइक्रोफैरड आ जाता है। तो हम अगला डायग्राम बनाएंगे समझने के लिए। इनको जैसे ही मैंने जोड़ा है तो 6 माइक्रोफैरड यहाँ पर ही आ गया है, ठीक है ना। और इसी के जस्ट नीचे देखिए ये भी 6 माइक्रोफैरड का है। अरे हाँ है ना, यानी ये भी हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। अब पास में देखिए यहाँ पर जो है 4 माइक्रोफैरड का यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। अरे हाँ है ना, 4 माइक्रोफैरड का यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। फिर क्या करेंगे, इसको हम आगे की तरफ जोड़ करके बैटरी जोड़ देंगे 2 वोल्ट का। अरे हाँ है ना, ठीक है। तो अब आपको ये बातें यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। 6 माइक्रोफैरड यहाँ पर, 6 माइक्रोफैरड यहाँ पर है और दोनों समांतर श्रेणी में। क्यों? क्योंकि जो धारा यहाँ तक आ रही है वो धारा अलग अलग भागों में बट करके अलग अलग जगहों से चली जा रही है, अर्थात दोनों में धारा अलग अलग है। तो हम इसे बोल सकते हैं ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए क्या कहते हैं, फार्मूला डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो 6 6 क्या हो जाएगा, 12 बन जाएगा। इसका मतलब बाबू लोग हम इसके जगह पर हम ये जैसे 4 माइक्रोफैरड यहाँ पर तो है ही,
तो इनको जोड़ने के बाद जो आया है 12 माइक्रोफैरड आया है। अब इनको आप अलग से करके यहाँ पर ये जोड़ दीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये फिर दोनों श्रेणी क्रम में आ गया है। इसका मतलब दोनों को जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या कहता है, 1/4 प्लस में 1/12 इज इक्वल टू में 1/c। यही मान लीजिए अंतिम है, इसके हम CTH मान लेंगे, CT मान लेंगे। टोटल है T मतलब टोटल। तो फिर हम क्या करेंगे, इनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे ताकि नीचे का 12 बन जाए। तो नीचे का तो 12 बन गया, लेकिन ऊपर यहाँ पर 3 बन गया, यानी 1 हो गया। ऊपर आपका 4/12 बन गया। तो ये 1 में C का तो मान था ना, इसको उल्टा कर देंगे तो C में हो जाएगा 12/4। काट देने के बाद आ जाएगा 3 माइक्रो में फैरड। कितना आ जाएगा, 3 माइक्रो में फैरड। अरे हाँ है ना, 3 माइक्रो में फैरड यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा। अब बाबू लोग आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर जो कितना कंसेप्ट दे रखा है, आप टोटल जोड़ने के बाद यहाँ पर कितना आया है, टोटल जोड़ने के बाद यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी लगी थी और 3 माइक्रो फैरड का यहाँ पर ये वो लगा हुआ था। अब हम देखेंगे कि इसका आवेश कितना होता है। अरे हाँ या ना, तो आपको यही बात यहाँ पर समझना है। तो वहाँ पर अब देखिए, ये टोटल जितनी संधारित्र है ना, ये टोटल जितनी संधारित्र है ना, तो सबको जोड़ दिए हैं तो 3 माइक्रोफैरड आया है। इसका मतलब ए और ये बी का जो टोटल जो अंदर जो संधारित्र जुड़े हुए हैं, इसी को हम बोल सकते थे CAB। क्या बोल सकते थे, CAB, 3 माइक्रो में फैरड। अरे हाँ है ना, यही हमारा इसका आंसर है तुल्यधारिता के रूप में। तो अब हम आते हैं इसको आवेश के रूप में गणना करते हैं कि यहाँ पर कितना आवेश यहाँ पर गणना करेगा। एक साथ हम लोग ये भी बात समझते हैं। तो आइए पॉइंट पर देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या जो C का जो मान है वो 3 माइक्रो में फैरड है और हमारे पास जो V है वो आपका 2 वोल्ट है। तो अब आप इसको माइक्रो फैरड को कन्वर्ट कर दीजिए, चाहे इसको रहने दीजिए, चाहे माइक्रो कूलाम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं 3 × 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 वोल्ट में हो जाएगा। हम सभी फार्मूला क्या जानते हैं, C इज इक्वल टू में Q में V होता नहीं होता है, C में V। अब यहाँ पर आप क्या करिए, V का मान तो दिया है, Q का मान याद करना, इसको आप इधर कर दीजिए। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, C × में V। तो C का मान कितना आ जाएगा मुझे बता दो, 3 × में ये है तो 3 × में 6 10⁻⁻6 इंटू में V का मान कितना है, 2 वोल्ट है। अब 2 का 3 में गुणा कर देंगे तो 6 गुणे में 10⁻⁻6 अब यहाँ हो जाएगा आपका ये कूलाम। क्या हो जाएगा, ये कूलाम। लेकिन ये देखिए 10⁻⁻6 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 6 माइक्रो में कूलाम। तो बाबू लोग ये बात तो पक्का हो गई कि जब हम 2 वोल्ट की सप्लाई जब इतने देंगे तो आपके पास 6 माइक्रो कूलाम का ये आवेशित ये पूरा संधारित्र कर लेगा। अरे हाँ है ना, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, मैंने बेसिक के बारे में समझाया है। ये ऐसे ही काम करता है। अगर आप लोग एग्जाम में फिगर बाय फिगर अगर आप सॉल्व करते हैं तो भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये गलत तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं इस कंसेप्ट को बिल्कुल अब समझ लेते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक कंसेप्ट को और समझ लेते हैं। जब हम इसको सप्लाई जब दे रहे थे तो यहाँ पर जो टोटल आवेश है, जो टोटल हम लोग आवेश समझे हैं अभी कितना आया है, तो यहाँ पर हम लोग देखे थे अभी C गलती में V में आखिर Q में V देखे थे। तो यहाँ पर जो Q का जो मान था हमको याद करना था, तो हमको Q गलती में C × में V, यानी C का जो मान निकला था आपका टोटल कितना निकला था, 3 माइक्रो कूलाम आया था, माइक्रो फैरड आया था ना, क्योंकि माइक्रो फैरड ही तो होता है। तो V का मान यहाँ पर कितना दे रखा था, यहाँ पर ये 2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई किए थे तो आप देखोगे यहाँ पर 6 माइक्रो में कूलाम आया था। कितना आया था, 6 माइक्रो में कूलाम। तो बाबू लोग ये आवेश भी है ना, तो ये जो 6 माइक्रो कूलाम यहाँ भी रहेगा। एक बात अपने ध्यान में रख लीजिएगा, 6 माइक्रो कूलाम यहाँ भी रहेगा। तो अगर हमारे पास C में 6 माइक्रो में कूलाम है और F मतलब Q में X माइक्रो कूलाम है, ठीक है ना। तो अगर हमको इतने का मान पता है और C का भी मान पता है यहाँ का ना, कितना है यहाँ पर ये 4 माइक्रो में फैरड, तो आप लोगों को इतना बात पता है अगर, तब V का भी मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि फार्मूला क्या कहता है, C में Q में V, इसको आप इधर कर दीजिए, V में Q में C। यहाँ पर जो Q का भी मान कितना है, 6 माइक्रो में कूलाम अपान नीचे जो हो जाएगा 4 माइक्रो में फैरड।
जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.5 वोल्ट आ जाएगा। आपको ये बातें याद रखना है। अरे हाँ, है ना, 1.5 वोल्ट, यानी यहाँ पर जो विभवांतर है ये 1.5 वोल्ट का विभवांतर यहाँ पर मौजूद है। हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर जो ए और बी के बीच में धारिता पूछ रहा है। तो मैं आपके एक बात बताना चाहूँगा, ऐसे स्ट्रक्चर में, ऐसे बनावट में आपके पास दो क्वेश्चन मिलेंगे। तो दो क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन तो इस तरह से बना रहेगा, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर ये दोनों संधारित्र नहीं रहेंगे। तो अगर हम दूसरा कंसेप्ट को देखें तो अभी हम कुछ देर में वो भी अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कंसेप्ट जो दे रखा हुआ है, यहाँ पर भी दो कंसेप्ट मतलब दो टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर के बारे में पूरी एनालाइज कर लेते हैं, इसमें किस टाइप का क्या क्या मतलब क्या कहना चाह रहा है, ऐसे डिज़ाइन में बनाया गया है तो इसमें क्या क्या और हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। ऐसे कंडीशन में आप लोग न्यूमेरिकल को गलत भी कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है, ये जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो बिंदु ए है, तो हम यहाँ पर बिंदु ए मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से दो यहाँ से तार निकला हुआ, एक इधर गया है एक इधर गया है, तो हम यहाँ से ऐसे इसको करके निकाल सकते हैं। अरे हाँ, है ना, तो हम यहाँ से इसको ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। तो दोनों ये हो गया। अब फिर ये बिंदु मान लीजिए यहाँ पर अगर ए हो गया बी हो गया, इसको मान लेते हैं एन, इसको मान लेते हैं मान लीजिए एम, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं यम। आपको घबराना नहीं है। तो ये बिंदु जो है कहाँ पर जा कर के गया है, एम पर गया है, तो इसको हम मान लेते हैं एम, ठीक है ना। अब इसको मान लेते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए पहुँचा है, ये अन्य पर पहुँचा है, ठीक है, ये मान लीजिए अन्य पर पहुँचा, एक संधारित्र पार करके अन्य पर पहुँच गया है। अब फिर इसी एन और यम के बीच में एक संधारित्र है, देखो एन और यम के बीच में हम यहाँ पर एक संधारित्र को दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखोगे जो एन है वो आपके बी की तरफ ले गया है, लेकिन यम में से भी एक गया हुआ है बी की तरफ। तो चलिए हम एक यम से भी लेकर चले जाते हैं बी तक, और एक एन से भी बी तक की तरफ हम लेकर चले जाते हैं, जो ये हमारा बी मौजूद है। अब आप इसका अगर नाम देखेंगे ना, तो ये आपका 3 माइक्रो में फैरड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये भी 3 माइक्रो में फैरड में हो जाएगा। अब ये जो है 6 माइक्रो फैरड में हो जाएगा। अब ये भी हो जाएगा 6 माइक्रो में फैरड, लेकिन जो बीच में है वो क्या है, वो 8 माइक्रो फैरड में है। तो अब देखिए यहाँ पर दो बातें आती है, यहाँ पर दो बातें हैं कि ऐसे किसी कंडीशन में यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं होता है, कभी कभी कोई आवेश यहाँ पर नहीं होता है। तो चलिए, तो आवेश नहीं होता है तो कब नहीं होता है, हम लोग ये बात को समझेंगे। तो जब हम देखेंगे इसको सामने सामने गुणा कर देंगे और दोनों बराबर हो जाएगा, तो बीच वाला में जो ये धारा जो है ना, बीच वाले में धारा नहीं जाएगा, अर्थात यहाँ पर आवेश होगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर 6 गुणे में 6, बात को समझिएगा, 6 गुणे में 4 3, और फिर बराबर हम देखेंगे यहाँ पर ये 3 गुणे में 6, ये 3 गुणे में 6, सामने सामने का गुणा हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। सामने सामने का गुणा जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 18 बराबर में 18 हो जाएगा। तो बीच वाले में कोई भी आवेश नहीं होगा, तो हम इसको हटा देंगे, हम इसको क्या कर देंगे, तब इसको हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पर कंडीशन ये बन जाता है। लेकिन क्या ये जांच करने के लिए यही इसका नियम है क्या, इसको सामने सामने का गुणा कर दो? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको बहुत तरीका है, लेकिन लोग कुछ नियम कानून बताते हैं, कुछ नियम कानून से चालू होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही नियम कानून से चालू होते हैं। तो हम इसके बारे में अभी हम कुछ ही देर में हम बताना चाहूँगा कि ऐसे कैसे होता है। चलिए मैं यही समझा देता हूँ। तो अगर हम मान लेते हैं इसको, पहले कंडीशन में हम इसको मान लेते हैं C1, क्या मान लेते हैं C1, और इसको मान लेते हैं C2, और इसको मान लेते हैं C3, इसको मान लेते हैं C में 4। अब हम गुणा किए हैं C1 और C4 का, अरे हाँ है ना, हम यहाँ पर कुछ गुणा किए हैं C1 गुणे में C में 4 का, फिर क्या किए हैं C2 गुणे में C3 का किए हैं, C2 गुणे में C3 का किए हैं। अब आपका मन करे तो गुणा में न करके आप बट्टे में निकाल सकते हो। अब वो देखोगे वो कैसे, जैसे वो C1 बट्टे में C2, अगर मैं एक काम करूं, यहाँ पर देखिए गुणा है C2 का, मैं इसको उधर उठा लाऊं तो बट्टे में हो जाएगा, तो C1 बट्टे में क्या आ जाएगा C2। अगर यहाँ पर C4 है, इसको मैं उधर उठा ले जाऊँ तो C3 बट्टे में क्या बन जाएगा, C4 बन जाएगा। तो आपका मन करे अगर, तो आप इन दोनों को अनुपात में कर सकते हो, जैसे C1 बट्टे में C2, C3 बट्टे में C4।
4। आपका मन करे आप एक अनुपात में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर अनुपात में बराबर आ जाता है तो भी बीच वाले में से कोई भी आवेश नहीं होगा, कोई भी धारा नहीं जाएगा। जब हम इसमें पढ़ेंगे परिपथ के बारे में, अर्थात प्रतिरोध जब हम लोग लगाएंगे तो इसमें देखेंगे कि तब भी वही नियम काम करता है जो कि हम यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंसेप्ट को फिर से कि अगर हम इसको अनुपात में कर देते हैं तो अगर अनुपात में बराबर आ जाता है तो हमारा इसमें धारा नहीं जाएगा या आवेश नहीं जाएगा। अच्छा, क्या यही इसका सिस्टम है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे C1 के यहाँ पर इसके साथ में मैंने C2 को उठा लाया है, इसी प्रकार आप C3 को भी यहाँ पर ला सकते हैं। इसका मतलब C1 बट्टे में C3, तो यहाँ आ जाएगा C2 बट्टे में C में 4। तो ये क्या हो गया? अब आप देखोगे C1 बट्टे में C3, C2 बट्टे में C4, आपके सामने यही हो गया। मतलब C1 बट्टे में C3, C2 बट्टे में C4, C1 बट्टे में C2, C3 बट्टे में C4। आपका मन करे, लेकिन हाँ, जिस कोने से सटा रहेगा उसी को हम अनुपात में कर सकते हैं। चलो, तो आपको मैं बात बता दूँ, सबसे आसान तरीका इसमें यही है कि सामने सामने का गुणा कर दो। लेकिन अगर आप इधर के चक्कर में पड़ोगे तो थोड़ा सा घिचकिचा करके गलती भी कर दोगे। तो मैं यही करता हूँ, मैं भी यही काम करता हूँ कि सामने सामने का गुणा करके मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर आवेश कि नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते एक नियम पर चलते हैं। मेरा है नियम रहेगा कि सामने सामने का गुणा करके मैं यहाँ पर कर लूँगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो 3/3, 6/6। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ना, क्या लिख सकता हूँ? 3/3 इज इक्वल टू में 6/6। इसे काटने के बाद भी तो एक ही तो आ रहा है। अब आप देखोगे एक एक बराबर हो गया। अब आपका मन करे तो 3/6, 3/6 यानी ये हो जाएगा 3/6। अन्यथा ये भी हो सकता है 3/6, ये चलती हूँ 3/6। इसको आप काट सकते हो, तो देखो तब भी यहाँ पर ये आ गया। तो बातें तो वही होता है। आप यहाँ से भी काट सकते हो, एक एक यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1/2, 1/2 बराबर 1/2, तभी बराबर है। तो आपका जो मन करे वो कर सकते हो, इन तीनों में से कोई एक को लेकर के, ठीक है ना। अब हम आते हैं इसी कंसेप्ट में, हम ये बारीकी से समझते हैं कि इसमें और आगे हम क्या कर सकते हैं जब ये कंडीशन रहेगा तब। अगर ये नहीं रहेगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं, वो भी हम अभी कुछ ही देर में समझ लेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है, तो हम आते हैं इसी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग अब क्या करते हैं, जब हमको ये बात पता चल गया है कि इसमें कोई भी आवेश नहीं होगा तो हम लोग इसको हटा देते हैं, अर्थात रिमूव कर देते हैं। जैसे हम इसको रिमूव करेंगे तो हमारा फिगर बन जाएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लीजिए बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो यहाँ से हम लोग संधारित्र को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से संधारित्र को ऐसे करके जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये संधारित्र को मैंने ऐसे करके जोड़ दिया। तो यहाँ देखेंगे 3 है माइक्रो में फैरड, यहाँ भी क्या है 6 माइक्रो में फैरड। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइक्रो में फैरड, यहाँ हो जाएगा 6 माइक्रो में फैरड। और यहाँ है ना। तो अब आप देखेंगे कि जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें भी जाएगी। इसका मतलब दोनों किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो श्रेणी क्रम का कंसेप्ट क्या कहता है, फार्मूला से ही जोड़ना है। तो फार्मूला से जोड़ेंगे तो 1/, में क्या बन जाएगा 3, 1/, में बन जाएगा 6, ये बन जाएगा सी डैट मान लीजिए। तो इसको 1/, में सी डैट ना, 1/, में सी डैट। तब नीचे ऊपर क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे ताकि नीचे वाला 6 बन जाए। तो नीचे का 6 बन गया, ऊपर 2 + में 1 बन गया। तो 1/, में सी डैट इज इक्वल टू में 3/, में 6 बन जाएगा। इसको पूरे को अगर पलटी कर देंगे तो सी डैट इज इक्वल टू में 6/, में 3 हो जाएगा। काट देने के बाद 2 हो जाएगा, यानी 6 डैट बराबर में 2 माइक्रो में फैरड बन जाएगा। यानी बाबू लोग मैंने ऊपर का जो मैंने जोड़ा है, ऊपर का जो मैंने जोड़ा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक संधारित्र दे देते हैं और दूसरा वाला हम जांच करने जा रहे हैं, ठीक ना। दूसरा वाला मैंने यहाँ पर जांच करने जा रहे हैं, ये कितना आएगा। यह ऊपर वाला तो 2 माइक्रो फैरड यहाँ पर आ गया। ये वाला बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो हम यहाँ पर नीचे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही मान आएगा 2 माइक्रो में फैरड। और यहाँ है ना 2 माइक्रो में फैरड। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2 माइक्रो फैरड यहाँ भी है, 2 माइक्रो फैरड यहाँ भी है। तो इसीलिए दोनों किस क्रम में होगा, ये समांतर क्रम में होगा। क्योंकि जो धारा इसमें जाएगी वह धारा आगे बढ़ जाएगी, इसमें तो जाएगी नहीं, इसलिए दोनों क्या होगा, समांतर क्रम में हो गए। अब समांतर क्रम का क्या कहता है, सीधे सीधे जोड़ दो। यानी ये हो जाएगा टोटल जो हो जाएगा CAB इज इक्वल टू में 2 + में 2 इज इक्वल टू में 4 माइक्रो में फैरड। बाबू लोग ये बातें पता चल गया कि यहाँ पर जो ए और बी यानी टोटल जो प्रतिरोध है इनके बीच में जितना भी धारिता है इनको जोड़ने पर आ जाएगा 4 माइक्रो में फैरड। अरे हाँ है ना, बीच वाले का कोई भी महत्व नहीं है।
तो बीच वाले का कोई महत्व इसलिए नहीं है कि ये आवेश होगा ही नहीं, तो महत्व किस काम का, तो इसीलिए हम इसको कोई महत्व नहीं देंगे, बाकी हम लोग किसी सबको महत्व दे देंगे। चलिए, तो हम इसके पहले आपको बताना चाह रहे थे अभी कि जब हम एक ऐसी फिगर, इसमें दो केस का फिगर बनता है, जब ये वाला फिगर संधारित्र नहीं रहता, केवल धारित्र जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या फिगर बनेगा और इसका क्या मतलब निकलेगा आगे, वो भी हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। चलिए हम लोग आते हैं कंसेप्ट की तरफ। इस तरह के संधारित्र के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि क्या रहेगा कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों को साथ कर दिया जाएगा। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसको भी हम लोग साथ कर दिया जाएगा। तो इस तरह का भी एक फिगर बन जाता है। जैसे हमको बोलें 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड, और इनके बीच में आपका ये एन और ये ए बी है, ठीक है ना। अगर आपका मन करे तो यहाँ पर आप वोल्टेज को भी दे सकते हैं, जो क्वेश्चन को और आगे बढ़ा सकते हैं, वो आपका इच्छा कर सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दे देता है। हम इसके बारे में अभी कुछ ही देर में अध्ययन करेंगे, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं इसमें क्या क्या छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो क्योंकि जब आप ये समझे रहेंगे ना, तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल फंसेगा ही नहीं, क्वेश्चन यहीं सबसे आता है घुमा करके। तो देखेंगे ये जो बिंदु है ए वाला, ये जो बिंदु है ए वाला, ये भी बिंदु ए ही है। अगर ये दोनों को साथ किया गया है तो बिंदु ए जो है ना, ये भी ए ही है। तो अब आप देखेंगे कि प्रत्येक संधारित्र में, ये भी संधारित्र का, ये भी संधारित्र का, ये भी संधारित्र का, अर्थात हर एक संधारित्र का, बात को समझिएगा, एक पॉइंट, मतलब ये वाला जो है ये भी ए है और ये भी वाला ए है, देखो ये, और ये भी वाला ए है। मतलब हर एक पॉइंट का एक सिरा जो है ए पर जुड़ा हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार दूसरा जो जुड़ा, देखिए इसका भी दूसरा सिरा यहाँ पर, इसका भी दूसरा सिरा यहाँ पर है, और इसका भी दूसरा सिरा यहाँ पर है। इन तीनों को क्या किया गया है, बी पर ही जोड़ा गया है। तो यानी इसका भी क्या हो जाएगा, यानी इन तीनों का भी किस पर जोड़ा गया है, बी पर जोड़ा गया है। मैं आपको यही इसमें समझाना चाह रहा हूँ, इसमें कुछ एडवांस बातें नहीं है। अगर आप ये बात समझे रहेंगे तो आप इस फिगर को देखते ही ये फिगर आप बना दोगे, क्योंकि ये इसी के ही बराबर है। ये इसमें यही कहना चाह रहा है कि 2 और 3 और ये 4 जो माइक्रोफैरड है, वो तीनों एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, यही इसमें कहना चाह रहा है। और समांतर क्रम में जब संधारित्र को जोड़ देते हैं ना, उसका मान बढ़ जाता है। अब बढ़ कैसे जाता है, हम जोड़ देते हैं। इसका मतलब संधारित्र यहाँ पर सी जो हो जाएगा, यहाँ पर 2, 3 और ये 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 धन में 3 धन में 4 कोष्ठक के लिख करके, या फिर माइक्रो में फैरड, यानी सी बराबर में कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा 9 माइक्रो में फैरड। अरे हाँ है ना, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। अगर हम इस पूरे संधारित्र को या परिपथ को हम इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई दे देते हैं, क्या दे देते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई। अच्छा, आपका मन करे तो 18 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर दे दीजिए। तो हमको पता करना है कि पूरे संधारित्र में कितना चार्ज अवशोषित हो जाएगा, अर्थात कितना चार्ज को वो ऑब्जर्व कर लेगा। मतलब मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, मतलब कितना चार्ज ये हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि इन सभी का जो संधारित्र का जो सी आया है, जिस सी का जो मान है वो 9 माइक्रो में फैरड है। अब भी बराबर में जोड़े रहे हैं यहाँ पर, ये 18 में वोल्ट है। तो क्यू बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये आसान ही है। आप एक काम करो, यहाँ पर 18 न दे करके आप इसको दे दो ना, आप इसको 2 वोल्ट का सप्लाई दे दो, अच्छा रहेगा। 2 वोल्ट की सप्लाई दे दो, ठीक है ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। क्यों ज़्यादा दो, समझना ही तो है। तो आप एक काम करोगे, यहाँ से 2 वोल्ट की सप्लाई दे दोगे, तो फार्मूला क्या कहता है आपको पता नहीं चाहिए कि सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई में भी होता है। तो क्यू बराबर क्या होता है, सी इंटू में भी होता है। तो सी का जो मान कितना है, 9 इंटू में 10 पर पावर में 9 माइनस में 6 दे रखा है। अभी का जो मान है 2 है, तो 9 दूना क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा, गुणे में 10 पर पावर माइनस में 6 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, कूलाम बन जाएगा। अरे हाँ है ना। तो जैसे ये बन जाएगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सी बराबर में 18 माइक्रो में कूलाम हम इसको बोल सकते हैं। तो बाबू लोग, ये बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब इस तरह का फिगर दे देगा तो हम इसको कैसे कैसे हैंडल कर लेंगे। तो ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पॉइंट यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है,
पूरे क्वेश्चन एक बेसिक बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर एक एक बात पूछी गई है। यहाँ पर जो सप्लाई जो दे रखा हुआ है ए और बी के बीच में, यदि इतना बराबर में 150 वोल्ट, यानी इसमें जो सप्लाई जो दे रखा हुआ है वो 150 वोल्ट का सप्लाई दे रखा हुआ है। तो 6 माइक्रो फैराड के बीच में विभवांतर पूछ रहा है और इसी में कार्य मतलब इसमें संचित ऊर्जा भी पूछ रहा है, ये कितना ये संचित ऊर्जा ये स्टोर किया हुआ है ऊर्जा के बारे में। चलिए ठीक है, तो संचित ऊर्जा से फार्मूला क्या कहता है, W में चाहे हाफ, इसे हीट भी समझ सकते हैं, इसका आप हाफ CV², ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये धारिता तो पता ही है, वोल्टेज का मान अगर यहाँ से पता हो जाए तो काम यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप निकाल सकते हो। तो ये पहले यहाँ से वोल्टेज का ही मान पता करना है। देखो यहाँ पर इसी का क्या है, वोल्टेज। जैसे यहाँ का वोल्टेज का मान पता चल जाएगा तो हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, ऊर्जा भी निकल जाएगा। अरे हाँ है ना। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सबको हम सॉल्व करते हैं कि कितना पर माइक्रो फैराड यहाँ पर टोटल तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये कितना हो जाएगा। ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में होने के नाते क्या कर सकते हैं, फार्मूला के अनुसार हम लोग जोड़ सकते हैं। इसका मतलब बाबू लोग ये बात की बन जाएगा यहाँ पर, ये जब हम इसको जोड़ेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर एक धारिता एक फैराडे आ जाएगा, मतलब एक संधारित्र आ जाएगा। इसका जो मान दे रखा है 1.8 और आगे का जो दे रखा है 6 माइक्रो में फैराड। अब बिंदु यहाँ पर B है, अब बिंदु यहाँ पर ये A है। इनको जोड़ करके ही लिखना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, 1/2 धन में 1/3 बराबर में 1/c। तो ऊपर नीचे आप यहाँ पर 6 का गुणा कर दीजिए, चाहे आपस में तुल्य से गुणा कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 3, यहाँ बन जाएगा 2 और यहाँ बन जाएगा आपका ये 6। तो बराबर क्या आ जाएगा 1/c। तो इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 5/6। इसका मतलब बाबू लोग ये हो जाएगा 1/c जिसका 5/6। तो बाबू लोग C बराबर क्या हो जाएगा 6/5। इसको उल्टा कर देना पड़ता है। तो जैसे इसको आप काट देंगे तो आपका कितना बन जाएगा 1.2 बन जाएगा, क्योंकि 12/7 होता है ना। तो 1.2 माइक्रो में फैराड यहाँ पर ये बन जाएगा। तो बाबू लोग जो इसका मान आया है 1.2 माइक्रो में फैराड, यहाँ पर ये मान आ गया है। कितना मान आया है 1.2 माइक्रो फैराड। अरे हाँ ना। अब आपको पता होनी चाहिए, इसको हम ये मिटाने जा रहे हैं, ये आपका बेसिक सॉल्यूशन है। तो अब हम देखेंगे इनको यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में आने के बाद क्या करते हैं, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो सीधे सीधे जोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखिए भाई ये आपका है, आपका एक 1.2 है, 1.8 है। इन दोनों को जोड़ने के बाद 3 आ जाएगा। अरे हाँ है ना, आप जोड़ के देख लीजिएगा, यहाँ पर ये 3 आ जाएगा और ये आपका बाहर जो है 6 माइक्रो फैराड का है और इनको जोड़ने के बाद आ गया है आपका 3 माइक्रो में फैराड। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। अब ये दोनों किस क्रम में हो गया है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या कहता है, फार्मूला से जोड़ देंगे। तो जब फार्मूला से जोड़ेंगे तो 1/3, 1 हो जाएगा 6 इक्वल टू 1/c। तो ऊपर नीचे यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 धन में 1/6, इसको 3/6। तो जब c का मान निकालेंगे तो 6/3 का देंगे, कितना जाएगा 2 माइक्रो में फैराड। बाबू लोग एक संधारित्र का मान लगा दीजिए यहाँ पर ही, इनको जोड़ने के बाद आ जाएगा 2 माइक्रो में फैराड। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। अरे हाँ है ना। तो बस इसका मतलब ये हुआ, हम इसी संधारित्र को जब हम आगे बढ़ाते हैं मतलब परिपथ को, तो यहाँ पर जो संधारित्र आया है 2 माइक्रो में फैराड में आया है और यही बिंदु A है, यही बिंदु B है और इसमें ही सप्लाई दे गया है कितना 150 वोल्ट। मान लीजिए यहाँ पर 150 वोल्ट का यहाँ पर सप्लाई दे दिया गया है। अरे हाँ है ना। तो अब आपको तो ये बातें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि C बराबर क्या होता है, Q/V में V होता है। अब Q बराबर क्या होता है, C × में V होता है। तो C का मान कितना है 2 गुणे में 10⁻⁻6 गुणे में 150। अरे हाँ है ना। इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 300 गुणे में 10⁻⁻6 गुलाम, क्या बन जाएगा गुलाम। इसी को बोल सकते हैं Q बराबर में 300 माइक्रो में गुलाम। तो बाबू ये बात तो पक्का हो गया कि ये जो संधारित्र है, ये जो पूरे परिपथ है, इसमें पूरे परिपथ में आपका 300 माइक्रो गुलाम का इसमें आवेशित संचित होगा। तो अब हम लोग आते हैं इसी में हम लोग वोल्टेज का मान को पता करते हैं, वोल्टेज को मान को पता करते हैं कि वोल्टेज यहाँ पर कितना होगा। तो ठीक है, आते हैं उसी कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं।
हम लोग यहाँ पर देखते हैं जितना भी यहाँ पर आवेश कितना आया था, यहाँ पर Q बराबर में कितना आया था, ये 300 माइक्रो में कूलाम यहाँ पर ये आया था। अरे हाँ है ना। और हमको C का मान यहाँ पर कितना पता है, 6 माइक्रो में फैराड यहाँ पर ये मान को पता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये ना, हम ये क्या करते हैं, V बराबर हम यहाँ पर ये ज्ञात करते हैं। तो V बराबर क्या कहता है ज़रा मुझे बताइए। V बराबर कहता है Q बाई में C। क्या कहता है, Q बाई में C, क्योंकि ये आपका Q बाई में C। तो Q का मान कितना है, 300 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 10 पर पावर माइनस में 6 और यहाँ आ जाएगा कूलाम। फिर बट्टे में V का मान कितना है, 6 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 6 वोल्ट फैराड। तो आप ये देखोगे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका देखोगे 5 यानी 50 हो जाएगा। तो V बराबर कितना हो जाएगा बाबू लोग, 50 वोल्ट हो जाएगा। बस मेरा मानना है कि जो आपका पहला जो आपका आंसर है आपका ये आ गया है 50 वोल्ट। कितना आ गया है, 50 में वोल्ट। अब आपको ये बातें समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही 50 वोल्ट है, अब हमको यहाँ पर संचित ऊर्जा के बारे में पता लगाना है, कितना ये संचित ऊर्जा कर लेता है। तो संचित ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, किया गया कार्य बराबर में हीट इज इक्वल टू 1/2 इंटू में CV²। तो C का मान कितना है, 1/2। C का मान कितना है, 6 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 6 माइक्रो फैराड है ना। अब V का मान कितना है, 50 वोल्ट, यानी 50 गुणे में 50। अरे हाँ है ना। आप इसको यहाँ से काट सकते हो, 3 बार में हो जाएगा। ये आपको सॉल्व करना है, इसको आप नीचे कर देना। तो 3 इंटू में हो जाएगा 3 इंटू में हो जाएगा 50, गुणे में हो जाएगा 50, बट्टे में हो जाएगा 10 पर पावर में 6। आप यहाँ से 2 बार घटा दीजिएगा यहाँ से, तो 2 बार घट जाने के बाद 4 बार बच जाएगा। अरे हाँ है ना। अब आप देखोगे इसको और अच्छे से लिखो अलग अलग, ठीक है ना। तो 3 इंटू में 10 यहाँ पर लिख दोगे आप, 5 इंटू में 5, फिर गुणे में 10, गुणे में 10, गुणे में 10, गुणे में 10। आप इसको काट दीजिए 2 बार में, इसको काट दीजिए आप 2 बार में, इनको गुणा कर दीजिए 4। तो आपका ये हो जाएगा, आपका ये 3 बट्टे क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये 3 बट्टे में 4 और फिर गुणे में 10 पर पावर में माइनस में 2। ये क्या हम याद कर रहे हैं, कूलाम, यानी क्या बन जाएगा ये आपका जूल। तो आप इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अरे हाँ ना। आप इसको यहाँ पर भाग इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको और आगे अगर बढ़ाना चाहेंगे तो आप ये भी कर लीजिए। चलिए हम बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर ऊपर नीचे आप 10 का गुणा कर लीजिए। तो जैसे ऊपर का गुणा करेंगे तो आपका 30 बन जाएगा, और नीचे वाला जो बन जाएगा 30 बट्टे में 4, और नीचे वाला माइनस बन के ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में 3। अब आप इसको भाग दे सकते हैं ना। तो हो जाएगा 28, 28 2 5 25, यानी गुणे में 10 पर पावर में 3 माइनस में 3 जूल। ये आपका हो जाएगा W। इसका मतलब ये जो है इतना जूल मतलब कार्य कर रहा है, या इतना स्टोरेज एनर्जी को रख रहा है, संचित कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।